ऑलराइट, तो बच्चा अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है इट बेसिकली एंटर्स इनटू द पी सबशेल, राइट। तो वो एलिमेंट जिसमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में एंटर करता है, उन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और बेसिकली हमारे पास 4 सबशेल्स होते हैं, राइट। वी हैव द एस, द पी, द डी एंड द एफ सबशेल। वी हैव 4 सबशेल्स बेसिकली। डिपेंडिंग ऑन कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा सबशेल में एंटर कर रहा है, उसी बेसिस पे हम एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक्स में कैटेगराइज कर देते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू द एस सबशेल, we categorize them under S block. If the last electron enters into the P subshell, we categorize them under P block. If the last electron enters into D subshell, we categorize them under D block. And if the last electron enters into F subshell, we categorize them under F block elements. ठीक है। So basically P block elements वो होते हैं जिसमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है it is entering into the P subshell, right? अब देखो पी सबशेल की अगर मैं बात करूँ तो पी सबशेल के अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज द पी सबशेल, राइट। पी सबशेल में एक्चुअली में 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। पी सबशेल एक्चुअली हैज़ 3 पी ऑर्बिटल्स। कौन कौन से 3 पी ऑर्बिटल्स हैं? पहला है पी एक्स, ठीक है, फिर पी वाई एंड पी जेड। ये हमने नाम रख दिया पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब हम सबको पता है वन सिंगल ऑर्बिटल, राइट। पी सबशेल में 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब हमें पता है एक ऑर्बिटल में यानी एक स्क्वायर बॉक्स पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ऑपोजिट स्पिन में, एक अपर स्पिन एक लोअर स्पिन, ठीक है। सो पी सबशेल में एक ऑर्बिटल में अगर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, राइट। तो 3 में कितने आ जाएंगे? 3 टू द मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो बिकॉज आप इफ़ यू वांट टू सी यू कैन हैव अ लुक एज वेल। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड, राइट, इन द पी सबशेल। 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, यानी टोटल जो ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे पी ब्लॉक में दोज आर गोना बी 6, राइट। सो देयर आर गोना बी अ टोटल ऑफ 6 ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स होंगे। कहाँ से कहाँ तक? पी ब्लॉक एलिमेंट्स विल बी प्लेस्ड फ्रॉम ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, राइट। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट, ठीक है। अगर मैं इनके जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करूँ बच्चों, तो इनका जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है दैट इज़ NS2 NP1 से लेके 6, NS2 NP1 से लेके 6, ठीक है। अब ये वेरी कर सकता है अलग अलग में। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 सेकंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ दिस एंड एक्सप्लेन इट टू यू, आई वुड डेफिनेटली डू इट। देखो जैसे कि अगर मैं बात करूँ ग्रुप 13 की, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर अगर मैं ग्रुप 13 ले लूँ, 13 से 18 तक आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ग्रुप 13 की, तो ग्रुप 13 में बच्चा ग्रुप 13 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है NS2 NP1। क्या होता है? NS2 NP1। यहीं पे अगर मैं ग्रुप 14 की बात करूँ तो ग्रुप 14 का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है NS2 NP2, NS2 NP2। ग्रुप 15 की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप 15 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है NS2 NP3। ग्रुप 16 की बच्चा अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप 16 का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है NS2 NP4, NS2 NP4। ग्रुप 17 की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप 17 का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है NS2 NP5, NS2 NP5। ग्रुप 18 का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है NS2 NP6। क्या होता है? NS2 NP6। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। NS2 NP6। अब बस सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन आ जाएगा ग्रुप 18 में जो होता है हीलियम, राइट। हीलियम में हमें पता है हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 होता है। तो इसमें ये जो NP6 है ये वाला कॉन्फिगरेशन फॉलो नहीं होता, बट उसके बावजूद भी हीलियम इज प्लेस्ड अलॉन्ग विद अदर नोबल गैसेस इन द पी ब्लॉक, राइट। हीलियम को बाकी नोबल गैसेस के साथ पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है? बिकॉज देखो NCERT में इनफैक्ट अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो उसमें एक बहुत क्लियर कट लाइन थी, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल एक्चुअली रिमेंबर इट, बट लेट मी कोट इट फॉर ऑल ऑफ यू। तो वो लाइन बच्चा कहती है कि हीलियम स्ट्रिक्टली एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शुड हैव बीन एन S ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज हीलियम में अगर हम सबको पता है हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2। तो हम देख रहे हैं जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो S सबशेल में जा रहे हैं। सो अगर जो मैंने अभी जनरल डेफिनेशन दी पी ब्लॉक एलिमेंट की, उसके हिसाब से एज पर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हीलियम शुड हैव बीन स्ट्रिक्टली एन S ब्लॉक एलिमेंट। बट फिर NCERT खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करके बोलते हैं कि बाय इट्स पोजिशन विद इन द पी ब्लॉक, its position in group 18 of the P block is justified because it shows noble gas configuration। पहली बात तो वो noble gas configuration दिखाती है। noble gas configuration का मतलब ये नहीं होता है कि आउटमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। noble gas का मतलब होता है, noble gas configuration का मतलब जो उसका आउटर शेल होता है वो फुली फिल्ड होता है, राइट। इट हैज़ फुली फिल्ड आउटर शेल, वो वैलेंट शेल कॉन्फिगरेशन। तो कहीं ना कहीं इसमें नोबल गैस कॉन्फिगरेशन दिखाती है। एंड नॉट जस्ट दैट, इट ऑल्सो शोज रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज टू अदर नोबल गैसेस। बाकी नोबल गैसेस से भी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है बहुत हद तक मैच करती हैं, विच इज़ वाई इट्स पोजिशन इन ग्रुप 18 ऑफ द पी ब्लॉक इज जस्टिफाइड बिकॉज इट शोज रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज टू अदर नोबल गैसेस, या and shows noble gas configuration as well. So I hope this is crystal clear to everybody, ठीक है। Now let's discuss further.
ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं अबाउट ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो ग्रुप 18 एलिमेंट्स की ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 13 एंड 14 वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ लेट्स गेट ऑन विद ग्रुप 15, राइट। ग्रुप 15 की बच्चा अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करूँ तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, इट इज़ NS2NP3, राइट। अभी हमने देखा ग्रुप 13 का क्या होता है, ग्रुप 13 का होता है NS2NP1। ठीक है, ग्रुप 14 का क्या होता है, ग्रुप 14 का होता है NS2NP2। ठीक है, ग्रुप 15 का क्या होता है, ग्रुप 15 का होता है NS2NP3। अब व्हाट इज़ रियली स्पेशल अबाउट दिस NS2NP3 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और यहाँ याद रखना जो n की वैल्यू है उस 2 से 7 तक वेरी कर सकती है, राइट। जो बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये यहाँ पे जो NS2NP3 है, यहाँ पे जो n की वैल्यू है 2 से 7 तक वेरी कर सकते हैं, मतलब सेकंड पीरियड से लेकर 7th पीरियड तक। और व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन इज़ द फैक्ट दैट यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू हाफ फिल p ऑर्बिटल्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे NS2NP3, इफ आई कुड ड्रॉ इट फॉर यू गाइस एंड आई डेफिनेटली वुड, मान लो फॉर एग्जाम्पल इससे ये हमारा S सब शेल है, NS सब शेल, आउटर शेल बना रही हूँ, आउटर सब शेल में ये NS सब शेल और ये NP सब शेल। ठीक है, तो लेट अस से ये NS सब शेल है और ये NP सब शेल है। अब मैं देखो NS में दो इलेक्ट्रॉन, तो NS तो फुली फिल्ड है, और NP में 3 यानी जो NP है बेसिकली जो P सब शेल है वो हाफ फिल्ड है। सो इट इज़ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन इज कंसिडर्ड एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। जहाँ पे भी सिमेट्री आती है ना, एक तरीके से सिमेट्री आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वैसी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी एक्स्ट्रा फेवर्ड, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है। सो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड आर यूजुअली कंसिडर्ड मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू अदर कॉन्फ़िगरेशंस, राइट। ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है। और नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स टू द मेंबर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ग्रुप 15, राइट। What are the members and how do you remember them? ठीक है, so actually first let me introduce you to the members and then let me give you the mnemonic to remember it. It's nitrogen. N stands for nitrogen, P stands for phosphorus, AS stands for arsenic, SB stands for antimony, BI stands for bismuth and MC stands for moscovium, right? I hope this is clear to everybody. अब देखो याद करने का तरीका, इट इज़ नाना पाटेकर, हम सबने सुना हुआ है, द फेमस बॉलीवुड विलेन नाना पाटेकर। ठीक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय, नाना पाटेकर ऐश्वर्या, और सबके बिंदास मकान, सबके बिंदास मकान, बिकॉज हम सबको होता है इनका बॉलीवुड में, बिकॉज है बॉलीवुड रॉयल्टीज, राइट। तो ऑफकोर्स इन सबके बॉलीवुड में मुंबई में बड़े बड़े घर बने हुए, सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर द ट्रिक, राइट। नाना पाटेकर ऐश्वर्या, सबके बिंदास मकान। ठीक है, वेयर N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस, A स्टैंड्स फॉर आर्सेनिक, SB स्टैंड्स फॉर एंटीमनी। अब एक बात बताओ, SB मतलब एंटीमनी के नाम में कहीं पे भी S नहीं आ रहा, कहीं पे भी B नहीं आ रहा, सो हाउ डज एंटीमनी, SB स्टैंड फॉर एंटीमनी, राइट। SB एक्चुअली में आ रहा है इसके लैटिन नेम से। एंटीमनी का लैटिन नेम होता है स्टीबियम। व्हाट इज़ द लैटिन नेम? इट इज़ स्टीबियम। लैटिन नेम होता है एंटीमनी का स्टीबियम, राइट। तो उसके लैटिन नेम से इसका सिंबल डिराइव किया गया है विच इज़ SB। ठीक है, BI स्टैंड्स फॉर बिस्मथ एंड MC स्टैंड्स फॉर मॉस्कोवियम। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं, अब देखो जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, पहले दो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो हैं ये दोनों नॉन मेटल्स होते हैं। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स। ठीक है, बट यहीं पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट विच इज आर्सेनिक एंड एंटीमनी, दे आर मेटलॉइड्स। व्हाट आर मेटलॉइड्स बच्चा? मेटलॉइड्स आर दोस विच शोज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या फिर वो एलिमेंट्स जो मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, एंड हेंस कैन नॉट बी क्लियरली कैटेगराइज इनटू आइदर ऑफ द कैटेगरी। ना तो उन्हें हम स्ट्रिक्टली मेटल्स ही बोलेंगे, ना उन्हें हम नॉन मेटल्स ही बोलेंगे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं बीच की प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, हेंस दे आर क्लासिफाइड एज मेटलॉइड्स। सो आर्सेनिक एंड एंटीमनी इन दैट केस बिकम्स मेटलॉइड्स, राइट। फिर बच्चा हम बात करते हैं बिस्मथ और मॉस्कोवियम की। किसकी? बिस्मथ और मॉस्कोवियम की। जैसे बिस्मथ की अगर मैं बात करूँ तो बिस्मथ एक टिपिकल मेटल है। बिस्मथ क्या है? बिस्मथ एक टिपिकल मेटल है, राइट। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। फिर अगर हम बात करें मॉस्कोवियम की, किसकी? मॉस्कोवियम की। मॉस्कोवियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मॉस्कोवियम जो है इट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो क्लासिफाइड एज मेटल ओनली। ठीक है, रेडियो इसको भी क्लासिफाइड एज मेटल ही किया गया, बट ये रेडियो एक्टिविटी शो करता है। जो इसकी हाफ लाइफ होती है ना, वो बहुत कम होती है ना। बहुत बच्चों को हाफ लाइफ नहीं पता होगा, ऑल्सो हाफ लाइफ हम डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। सो यू विल हैव टू वेट टिल द टाइम वी गेट स्टार्टेड विद केमिकल काइनेटिक्स। बट अगर मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूँ तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हाफ लाइफ। ठीक है, तो मतलब अगर टी हाफ को मैं डिफाइन करूँ सिंपल शब्दों में, तो इट इज़ नथिंग बट द टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स क्वांटिटी। कितना टाइम लगता है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जितनी भी उसकी इनिशियल क्वांटिटीज है उसका आधा होने में। ठीक है, मतलब वो आधा हो जाता है। आधा होने मतलब आधा गायब हो गया, आधा किस में कन्वर्ट, जो बचा हुआ आधा है ना वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे सब्सटेंस में, जैसे कार्बन 14। हम सबको पता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन 14। इवेंचुअली आप देखोगे ऑल्सो इसकी जो टी हाफ काफ़ी लंबी होती है, ये
इवेंचुअली डीके हो जाता है नाइट्रोजन 14 में, इट इवेंचुअली डीकेज इनटू नाइट्रोजन 14। तो टी हाफ होता है बेसिकली कितना टाइम लगता है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स क्वांटिटी, अपना आधा होने में, मतलब जितना भी वो सैम्पल था उसका आधा होने में उसे कितना समय लगा, उसे बोलते हैं टी लाइफ, टी हाफ। इस मॉस्कोवियम के केस में जो टी हाफ होता है वो बहुत बहुत कम होता है, ठीक है। ओके, नाउ दैट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं कि ऑक्सीजन में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद नाइट्रोजन फर्स्ट। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करूँ, सबसे कॉमनली नाइट्रोजन आपको कहाँ मिलता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सबसे कॉमनली तो नाइट्रोजन हमें मिलता है इन, what do you say guys? सबसे कॉमनली नाइट्रोजन हमें मिलता है इन द एटमॉस्फेयर, राइट। सो इट इज़ 78% बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर, राइट। 78%, 100% में 78% बाय वॉल्यूम तो नाइट्रोजन ही है, द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, राइट। एंड देन दिस इज फॉलोड बाय ऑक्सीजन जो समवेयर अराउंड 21% होती है, राइट। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% है। उसके बाद अर्थ क्रस्ट में भी पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन ओर्स या सर्टेन सॉल्ट्स, ठीक है। कुछ सॉल्ट्स कुछ ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जैसे कि चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे, चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे इट्स नथिंग बट सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो जो सोडियम है वो अर्थ क्रस्ट, सोडियम नहीं, नाइट्रोजन जो है वो अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे, जिसे सोडियम नाइट्राइट भी बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं। एंड नॉट जस्ट दैट, इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडियन सॉल्ट पेट्रे। इंडियन सॉल्ट पेट्रे होता है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। उसके बाद इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट होता है। नाउ लॉट ऑफ किड्स माइट वंडर प्रोटीन्स में कैसे प्रेजेंट होता है मैम। देखो प्रोटीन्स हमें पता है पॉलीमर्स होते हैं, द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, राइट। तो अमीनो एसिड मोनोमेरिक यूनिट होती है, अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। एंड दे इवेंचुअली फॉर्म प्रोटीन्स, राइट। प्रोटीन्स बनाते हैं। अब देखो अमीनो एसिड का एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, कार्बन, बेसिकली कार्बन की ना चारों वैलेंसीज आर बीइंग सैटिस्फाइड विद डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। जैसे कार्बन के एक एंड पे लगा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, हेंस द नेम एसिड। एक तरफ लगा होता है अमीनो ग्रुप, ठीक है। एक तरफ लगा होता है H ग्रुप हाइड्रोजन, ठीक है। और एक लास्ट होता है यहाँ पे R ग्रुप। दिस R ग्रुप इज रेफर टू एज अ वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे R हाइड्रोजन भी हो सकता है, RCH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, R अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। और उसी बेसिस पे वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो अमीनो एसिड में यहाँ पे नाइट्रोजन है, अमीन ग्रुप में नाइट्रोजन है, एंड दीज अमीनो एसिड्स इज व्हाट फॉर्म्स द प्रोटीन्स। तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन जो है प्रोटीन्स में भी पाया जाता है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। उसके बाद बच्चा बात करते हैं फॉस्फोरस की, ठीक है, सेकेंड मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर फैमिली, राइट। फॉस्फोरस की बात करूँ तो फॉस्फोरस इज एक्चुअली present as minerals of the apatite family. Phosphorus is a mineral of the apatite family, and apatite family are the main components of phosphate rocks. अब देखो मेरा क्या मतलब है, एपिटाइट फैमिली बच्चे क्या होती है। एपिटाइट फैमिली बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो जस्ट मग इट अप। एपिटाइट फैमिली इज नथिंग बट इट्स ए ग्रुप ऑफ हेक्सागोनल फॉस्फेट मिनरल्स, ठीक है। ऐसे हेक्सागोनल शेप के, अब दिखते ऐसे नहीं है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं। हेक्सागोनल फॉस्फेट मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मतलब फॉस्फेट के मिनरल्स हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, फॉस्फेट रॉक्स वगैरह में। और मेजरली मतलब इसकी जो मेजर कॉम्पोजिशन होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट होती है। द मेजर कॉम्पोजिशन इज मेनली कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। सो क्या है एपिटाइट फैमिली, क्या है एपिटाइट फैमिली, एक बेसिकली फॉस्फेट मिनरल्स की फैमिली है, ठीक है, जहाँ पे ग्रुप होता है हेक्सागोनल फॉस्फेट मिनरल्स का, ठीक है। और उसमें फॉस्फेट मिनरल्स में भी मेनली कैल्शियम फॉस्फेट होता है अलॉन्ग विथ सम अदर सब्सटेंसेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स मैं इसको एक ब्लैंक स्लाइड पे समझा ही देती हूँ ना, मान लो अगर समझ नहीं है तो एक बार जस्ट क्विक में अगर समझाना भी है तो आराम से समझ लेते हैं। देखो जैसे कि मैं बता रही थी, इट्स अ ग्रुप ऑफ हेक्सागोनल फॉस्फेट मिनरल्स, ठीक है, मेनली कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो इसका ना जनरल फॉर्मूला लुक्स बच्चा समवट लाइक दिस, Ca10, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, Ca10PO4 6 डॉट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक्स ग्रुप और यहाँ पे होल ट्वाइस, ठीक है। अब मान लो Ca10PO4 6, ये अब मान लो यहाँ पे अगर मैं OH ग्रुप लगा देती हूँ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देती हूँ, देन दिस कंपाउंड बच्चा विल बी रेफर टू एज हाइड्रोक्सिल एपेटाइट। इस कंपाउंड को फिर मैं बुलाऊंगी हाइड्रोक्सिल एपेटाइट। क्या बुलाऊंगी, हाइड्रोक्सिल एपेटाइट, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एपेटाइट, ठीक है। बट यहीं पे लेट्स से अगर मैं हाइड्रोजन ना मतलब OH ग्रुप ना लगा के लेट्स से अगर यहाँ पे मैं कोई और ग्रुप लगा देती हूँ, ठीक है, लेट्स से आई सब्स्टिट्यूट क्लोरीन यहाँ पे, तो ये कहलाएगा क्लोरो एपेटाइट। दिस विल बी रेफर टू एज क्लोरो एपेटाइट। इसको मैं क्या बोलूँगी फिर, दिस विल बी रेफर टू एज क्लोरो एपेटाइट, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्लोरीन हटा के लेट्स से फ्लोरीन लगा दिया मैंने, इफ आई जस्ट रिप्लेस इट विद फ्लोरीन, तो अब ये जो स्ट्रक्चर मिला मुझे, दिस विल बी रेफर टू एज फ्लोरो एपेटाइट।
ये क्या कहलाएगा, फ्लोरोएपेटाइट कहलाएगा। ठीक है, सो दीज आर ऑल मिनरल्स ऑफ यू नो फॉस्फेट मिनरल्स होते हैं, मेनली कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में ना आपको लगेगा कि मैम आपने तो फॉर्मूला गलत बताया है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, एनसीईआरटी बोलती है फॉस्फोरस जो होता है मिनरल्स होते हैं एपेटाइट फैमिली के, बिकॉज एपेटाइट फैमिली में होते हैं हेक्सागोनल फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, राइट। और तो एनसीईआरटी कैसे डिफाइन करती है, एनसीईआरटी बोलती है फॉस्फोरस दीज आर मिनरल्स ऑफ द एपेटाइट फैमिली। तो बेसिकली एपेटाइट फैमिली होती है हेक्सागोनल फॉस्फेट मिनरल्स, तो वहाँ फॉस्फोरस मिलता है। ठीक है, फॉर्मूला बताया है एनसीईआरटी ने Ca9PO4 6Ca(X2), राइट। एज पर एनसीईआरटी द फॉर्मूला इज, ठीक है, Ca9PO4 6 ठीक है, यहाँ पे X आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, OH कुछ भी हो सकता है। अब मैंने इसको क्या क्लब करके कैसे लिख दिया, Ca9 और यहाँ पे एक और C है, तो मैंने इसको लिख दिया Ca10PO4 6.X2. ठीक है, ये थोड़ा लेस डिस्क्रिप्टिव सा, ये थोड़ा और ज़्यादा मोर डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, मीन्स वन एंड द सेम, बट अगेन ठीक है, आपको समझ तो आ गया ना कि गलत दोनों नहीं है, बस ये थोड़ा और ज़्यादा इलेबोरेट करके लिख दिया गया। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट अलॉन्ग विद Ca(X2). अब हाँ, X फ्लोरीन, क्लोरीन, OH में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फॉस्फोरस जो है हमारी बोन्स में भी प्रेजेंट होता है। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बोन्स एज वेल। इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर लिविंग सेल। तब आप बोलोगे लिविंग सेल्स में मैम कैसे, अब देखो जो हमारा लिविंग सेल है, लिविंग सेल में हमारा न्यूक्लियस में होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, मोस्टली ऑर्गेनिज्म का, एक्सक्लूडिंग सम वायरसेस। ठीक है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है DNA। ठीक है, अगर मान लो किसी का RNA भी है तो इसमें जो बैकबोन होती है वो कौन सी होती है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है। द बैकबोन इज शुगर फॉस्फेट। तो फॉस्फेट आ गया वहाँ पे, फॉस्फेट। तो फॉस्फोरस जो है एक्चुअली में इट्स प्रेजेंट इन द लिविंग सेल, यानी RNA DNA में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ द बैकबोन्स। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस जो है इट्स प्रेजेंट एज फॉस्फोप्रोटीन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन मिल्क्स एंड एग्स। ठीक है, फॉस्फोरस जो होता है फॉस्फोप्रोटीन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन मिल्क्स एंड एग्स। ठीक है, जैसे कि मिल्क की बात करो, दूध में इट इज़ प्रेजेंट एज केसीन प्रोटीन, राइट। मिल्क में इट इज़ प्रेजेंट एज केसीन प्रोटीन। कैसे केसीन प्रोटीन, आई एम श्योर केसीन आपने नाम सुना होगा, अगर मान लो किसी ने नहीं भी सुना है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, नाउ यू नो। मिल्क में एक्चुअली एक प्रोटीन होता है जिसको हम केसीन प्रोटीन बोलते हैं। केसीन प्रोटीन एक्चुअली है फॉस्फेट प्रोटीन। ठीक है, एग्स में प्रेजेंट होता है फॉस्फोप्रोटीन। एग्स में भी एक प्रोटीन होता है, इसका नाम होता है ओवैल्ब्यूमिन। ठीक है, ऑल द एग्स में और भी प्रोटीन होते हैं, बट उसमें से एक प्रोटीन होता है ओवैल्ब्यूमिन होता है। ओवैल्ब्यूमिन जो होता है वो एक्चुअली में फॉस्फोप्रोटीन होता है, राइट। सो हेंस इट्स प्रेजेंट इन मिल्क इन द फॉर्म ऑफ केसीन प्रोटीन एंड इट्स प्रेजेंट इन एग्स इन द फॉर्म ऑफ ओवैल्ब्यूमिन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। उसके बाद है इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक्चुअली में ना आपके इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ऑस्टियोकॉन्ड्रिन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये हमारी किडनीज में प्रेजेंट होता है ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एक्चुअली एक और फॉस्फोप्रोटीन होता है ऑस्टियोपोन्टिन नाम से, बट अगेन नॉट गिवन इन एनसीईआरटी एंड हेंस जस्ट इन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक फॉस्फोप्रोटीन होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब बचे हुए एलिमेंट्स की बात करते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ की अगर मैं बात करूँ, दे आर मेनली प्रेजेंट है सल्फाइड मिनरल्स। ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सल्फाइड मतलब S2-। जैसे कि आर्सेनिक की बात करूँ फॉर एग्जांपल, वन सेकेंड, आर्सेनिक की अगर मैं बात करूँ तो आर्सेनिक क्या होता है, आर्सेनिक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखते हैं ना, डाउन द ग्रुप +3 होती जाती है। तो आर्सेनिक +3 और सल्फाइड होता है S2-। ठीक है, तो 2 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, तो ये क्या हो जाएगा AS2S3, राइट। AS2S3 क्या हो गया, ये हो गया आर्सेनिक सल्फाइड। दिस इज आर्सेनिक सल्फाइड। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। ऐसे एंटीमनी ले लो, एंटीमनी का सिंबल तो Sp होता है, Sp3+, डाउन द ग्रुप आप देखना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मैं अभी दिखाऊंगी आपको, डू नॉट वरी, वंस वी गेट ऑन टू द ऑक्सीडेशन स्टेट एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल, यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन इट। ओके, तो जैसे ही बात करी थी एंटीमनी की, राइट। एंटीमनी मतलब Sp की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक है, और सल्फाइड होता है S2-, तो अगेन यहाँ पे वैलेंसीज को एक्सचेंज कर दो तो Sb2S3, ये क्या हो गया, एंटीमनी सल्फाइड, क्योंकि एंटीमनी सल्फाइड, इनफैक्ट एंटीमनी सल्फाइड जो होती है ना Sb2S3, इसका तो इनफैक्ट एक स्पेशल नाम भी होता है, इसको स्टीबिनाइट भी बोलते हैं, स्टीबिनाइट, बिकॉज स्टीबियम से स्टीबिनाइट नाम आ रहा है। Sb2S3 विच इज नथिंग बट एंटीमनी सल्फाइड, जिसको हम स्टीबिनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अगर बच्चा मैं बात करूँ बिस्मिथ की, ठीक है, तो बिस्मिथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और सल्फाइड S2-। ठीक है, इंटरचेंज कर दो कि वैलेंसीज, तो क्या मिलेगा Bi2S3, दिस इज अगेन बिस्मिथ सल्फाइड, ठीक है। सो यहीं पे एनसीईआरटी यही बोल रही है कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ जो है दे प्रेजेंट मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी।
एनसीईआरटी अगर यहाँ तक ही पढ़ना चाहो तो एनसीईआरटी में इतना तो कवर कर लिया हमने, ठीक है। सो नाउ लेट्स जस्ट क्विकली फ्लिप थ्रू एनसीईआरटी एंड लेट्स सी व्हाट एनसीईआरटी हैज टू से। तो एनसीईआरटी बोलती है इन क्लास 11th यू हैव लर्न दैट पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप 13 to 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एनसीईआरटी बोलती है आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो 13 से 18 में आते हैं। उनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है NS2 NP1 से लेके 6 एक्सेप्ट हीलियम विच हैज़ 1s2 कॉन्फिगरेशन। एक्सेप्शन हीलियम का हो जाता है, but still because it shows noble gas configuration and shows resemblance in properties to noble gases, it has been correctly placed with other noble gases only, ठीक है। The properties of p block elements like that of others are greatly influenced by their atomic sizes, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल एकदम जनरल इंट्रोडक्शन इफ यू ओपन अप योर एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी बोलती है जो प्रॉपर्टीज़ हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जस्ट लाइक अदर्स बाकी ब्लॉक्स में भी, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं एस ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होती हैं उनके एटॉमिक साइज से, बिकॉज दे हैव सच लार्ज एटॉमिक साइजेस एंड हेंस दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसी तरह पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एटॉमिक साइजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन सेकंड पीरियड एंड प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन हेवियर एलिमेंट्स starting from third period onwards have significant effects on the properties of elements, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है दी एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल्स का ना होना, ठीक है, और बाकी सभी हेवियर मेंबर्स में डी और एफ ऑर्बिटल्स का प्रेजेंट होना भी बहुत हद तक इनकी प्रॉपर्टीज को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। आप सब पढ़ोगे वही डिटेल में, नॉट वरी। इन एडिशन द प्रेजेंस ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, ब्रिंग डाइवर्सिफिकेशन इन केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट। पी ब्लॉक सबसे डाइवर्स इसलिए हो जाता है बिकॉज पी ब्लॉक इज़ दी ओनली ब्लॉक अमंग द 4 ब्लॉक्स जिसमें अलग सब तरीके के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पी ब्लॉक में मेटल्स भी आ गए, हमारे पास मेटलॉइड्स भी आ जाते हैं, नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं, वरना इसके अलावा अगर आप कोई भी ब्लॉक देखो, एस ब्लॉक ले लो, पूरा डी ब्लॉक ले लो, पूरा एफ ब्लॉक ले लो, दे स्ट्रिक्टली हैव मेटल्स, उसमें सिर्फ मेटल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर मेटल्स भी आ जाते हैं, मेटलॉइड्स भी आ जाते हैं, नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं। इसलिए जो इनकी जो पी ब्लॉक की स्टडी है इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाती है, ठीक है। फिर एनसीईआरटी बोलती है हैविंग लर्न द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 13 and 14 ऑफ द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन क्लास 11th you will learn the chemistry of the elements of subsequent groups in this particular unit। तो एनसीईआरटी बोलती है now that we have learned the chemistry of elements of group 13 and 14, हमने group 13 और group 14 जो है p block का उसकी chemistry पढ़ ली है क्लास 11th में। now we will learn the chemistry of the remaining groups, ठीक है, यानी 15 to 18। I hope this is clear to everybody। तो फिर एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस करती है ग्रुप 15 एलिमेंट्स को। एनसीईआरटी बोलती है ग्रुप 15 इंक्लूड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ग्रुप 15 में बचा क्या क्या आ जाता है, ग्रुप 15 में आ जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। फिर एनसीईआरटी बोलती है as we go down the group there's a shift from non-metallic to metallic through metalloidal character, ठीक है। एनसीईआरटी बोलती है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, हमने खुद भी ऑब्जर्व किया, राइट, खुद भी तो हमने ऑब्जर्व किया ये चीज़ कि ऊपर वाले जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस थे वो नॉन मेटल्स थे, ठीक है। फिर आर्सेनिक, एंटीमनी जो थे वो मेटलॉइड्स थे, बीच में मॉस्कोवियम थे वो मेटल्स थे। तो डाउन द ग्रुप आप देख रहे हो जो वेरिएशन है वो आ रहा है फ्रॉम नॉन मेटल्स टू मेटल्स, राइट, एंड इट्स ओइंग टू द फैक्ट दैट मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, राइट। तो एनसीईआरटी बोलती है कि डाउन द ग्रुप यू सी अ शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटालिक टू मेटालिक थ्रू द मेटालोइक कैरेक्टर, यानी मेटल्स का जो मेटालिक कैरेक्टर होता है विच इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी। फिर एनसीईआरटी बोलती है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड्स होते हैं। वी आर रिपीटिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, हमने नोट्स के फॉर्म में डिस्कस किया। नाउ वी आर ऑल्सो कवरिंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो काइंड ऑफ गिव इज अ सेल्फ सैटिस्फैक्शन कि हर कुछ हमने कवर किया, डू नॉट वरी, ठीक है। फिर आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड्स होते हैं, बिस्मथ हो गया, और मॉस्कोवियम रेडियो एक्टिव होता है, वो बात अलग है, लेकिन बिस्मथ जो है वो एक टिपिकल मेटल है। और फिर अगर उसके बाद में जो हम लास्ट जो मेंबर होता है विच इज मॉस्कोवियम, उसकी बात करें तो वो रेडियो एक्टिव होता है, बट होता वो भी मेटल है। अकरेंस की बात करें तो अकरेंस पे एनसीईआरटी बोलती है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कंप्राइजेस 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो होता है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन यानी N2, इट मेक्स अप 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, 78% बाय वॉल्यूम बनाता है एटमॉस्फेयर की। फिर इन द अर्थ क्रस्ट इट अकर्स एज सोडियम नाइट्रेट। अर्थ की क्रस्ट में अगर मैं बात करूँ, अर्थ क्रस्ट में जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम नाइट्रेट NaNO3 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चाइल्ड सॉल्टपेट्रे, एंड पोटेशियम नाइट्रेट विच इज़ इंडियन सॉल्टपेट्रे, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में जो नाइट्रोजन है वो चाइल्ड सॉल्टपेट्रे और इंडियन सॉल्टपेट्रे यानी सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्लांट्स एंड एनिमल्स
प्लांट्स और एनिमल्स में प्रोटीन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स के फॉर्म में कैसे? एनिमल्स में उनके बोन्स में, ठीक है, उनके प्लांट एनिमल्स में उनके जेनेटिक मटेरियल जो होता है विच इज़ डीएनए, राइट, उसमें डबल स्टैंडर्ड बेसिकली जो डीएनए होता है, या उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी जो बैकबोन होती है, जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस, ठीक है। और नॉट जस्ट दैट, फॉस्फोरस तो चलो प्रेजेंट होता ही है, बट यहाँ पे 1 सेकेंड, तो इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। आप ये लाइन पे थोड़ा ध्यान दो, ये हमने अपने नोट्स में ऑल्दो बोली मैंने कि जो नाइट्रोजन है प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स में कैसे प्रेजेंट होता है हमने सब देख लिया, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड में अमीन ग्रुप में नाइट्रोजन आता है, तो इट्स प्रेजेंट इन प्रोटीन्स इन प्लांट्स एंड मिनरल्स। और भी अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो देखो ये एक्चुअली में लिविंग सेल में तो हमारे ये भी प्रेजेंट है ना कहीं। अगर आप देखो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं हमारे लिविंग सेल में, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, नाइट्रोजन तो वहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। फिर फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस अकर्स इन मिनरल्स ऑफ द एपिटाइट फैमिली। फॉस्फोरस एज प्रेजेंट इन मिनरल्स ऑफ द एपिटाइट फैमिली। एपिटाइट फैमिली क्या होती है? इट्स नथिंग बट इट्स फैमिली ऑफ फॉस्फेट मिनरल्स ओनली, ठीक है, जिसमें मेजरली कैल्शियम फॉस्फेट अलॉन्ग विद सम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। दीज आर द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। और एपिटाइट फैमिली में जितने मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह, द मेनली कॉम्पोनेंट्स किसके होते हैं? फॉस्फेट रॉक्स के, ठीक है, फॉस्फेट के जो पत्थर होते हैं। फिर फॉस्फेट इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर। फॉस्फोरस एक बहुत एसेंशियल इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है एनिमल और प्लांट मैटर का, यानी मतलब एनिमल और प्लांट्स में बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है। जैसे कि एनिमल्स में इट्स प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल एज इन लिविंग सेल्स। एनिमल्स में उनकी बोन्स में, उनकी लिविंग सेल्स में, इनफैक्ट प्लांट्स में भी उनके लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉस्फोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग। फॉस्फोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं मिल्क और एग्स में, जैसे एग मतलब मिल्क में प्रेजेंट होता है केसीन और एग्स में प्रेजेंट होता है ओवाल्ब्यूमिन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ की, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ दे आर मेनली फाउंड एज सल्फाइड मिनरल्स, राइट। तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ जो है ये मेनली सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब बाकी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द अदर प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक एंड आयनिक एरिया, वन बाय वन लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 18। क्या स्टार्ट करने वाले हैं अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 18, ठीक है सर। अब देखो डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, हीलियम को भी एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। हीलियम वैसे भी एक्सेप्शन ही है, ठीक है। अभी ग्रुप 15 में तो वैसे भी नहीं आ रहा है, सॉरी, मतलब अब देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब मॉस्कोवियम को एक्सक्लूड कर दो बिकॉज रेडियो एक्टिव है, तो एज सच उसकी केमिस्ट्री इतनी हमें पढ़नी नहीं, प्लस उसकी हाफ लाइफ भी बहुत छोटी थी, तो एटलीस्ट हमारे बेसिक लेवल्स पे तो हमें मॉस्कोवियम की प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं पढ़नी, सो वी कैन कम्प्लीटली कीप इट आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। उसके अलावा जितने भी ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं, यानी नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मुथ हो गया, अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ को मुझे पढ़ना हो, इनकी प्रॉपर्टीज़ को अगर मुझे पढ़ना हो तो अब पढ़ते हैं। देखो डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे जाते हैं, ठीक है। थर्ड पीरियड मतलब नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस थर्ड, आर्सेनिक फोर्थ, एंटीमनी फिफ्थ और बिस्मुथ सिक्स्थ। सेवन्थ पीरियड में हमारे पास क्या होता है? सेवन्थ पीरियड में हमारे पास होता है मॉस्कोवियम, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब डाउन द ग्रुप बच्चा हम जैसे जैसे जाते हैं ना, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। अब देखो डाउन द ग्रुप अब जैसे जैसे जाते जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ठीक है। अब नाइट्रोजन में 2 शेल्स प्रेजेंट है। नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जाओगे तो सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जा रहे हो, यानी एक शेल बढ़ गया। फॉस्फोरस से आर्सेनिक में जा रहे हो तो थर्ड से फोर्थ पीरियड, यानी एक और शेल भर गया। आर्सेनिक से एंटीमनी जा रहे हो तो एक और शेल भर गया। एंटीमनी से बिस्मुथ जा रहे हो तो एक और शेल भर गया। तो यू सी एज वी मूव डाउन द ग्रुप बेसिकली जो आपका है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। बच्चों बोलेंगे कैसे? एटॉमिक साइज की डेफिनेशन ही क्या होती है बच्चा? एटॉमिक साइज इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, 1 सेकेंड। एटॉमिक साइज होता ही है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द outermost इलेक्ट्रॉन, राइट। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द outermost इलेक्ट्रॉन, तो द outermost इलेक्ट्रॉन, ठीक है, outermost वैलेंट शेल, ठीक है। तो दिस इज एटॉमिक साइज। आपने देखा नाइट्रोजन के केस में सिर्फ 2 ही शेल्स थे, फिर फॉस्फोरस के केस में 3, फिर आर्सेनिक के केस में 4, फिर एंटीमनी के केस में 5, ठीक है। तो दिख रहा है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एटॉमिक साइज भी बढ़ता है डाउन द ग्रुप। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में एनसीईआरटी बोलती है, अब देखो एटॉमिक साइज की अगर मैंने बात की तो एटॉमिक साइज को देखो, एटॉमिक साइज के ट्रेंड पढ़ते हैं और बोलते पूरा दी एनसीईआरटी रीडिंग, डू नॉट वरी, ठीक है। देखो एटॉमिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें सो एनसीईआरटी भी बोलती है, और हम देख भी लेते हैं पहले तो जनरल, हाँ एनसीईआरटी बोलती है कोवेलेंट इन आयनिक रेडियस इन अ पर्टिकुलर सीरीज, सॉरी अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है कोवेलेंट इन आयनिक radius in a particular state increases in size down the group।
तो एनसीईआरटी बोलती है डाउन द ग्रुप बच्चा हम जैसे जैसे जाते हैं, डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे मूव करते हैं तो जो कोवलेंट या आयनिक रेडियस है वो इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप। क्यों इंक्रीज़ करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। फिर एनसीईआरटी एक और चीज़ बोलते हैं, आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन टू इट। एनसीईआरटी बोलती है दिस इज कंसिडरेबल, ओ माय गॉड वन सेकेंड, let me choose a better color। एनसीईआरटी बोलती है there's a considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus। ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जाते हैं, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस हम जैसे ही मूव करते हैं तो कोवलेंट रेडियस में अच्छा खासा इंक्रीज दिखता है। जैसे नाइट्रोजन के केस में कोवलेंट रेडियस है, ये सारी वैल्यूज मैंने इस टेबल से ले रखी है विच वॉज गिवन इन एनसीईआरटी, राइट। देयर वाज दिस पर्टिकुलर टेबल राइट विच वॉज गिवन इन एनसीईआरटी, यू कैन कम्प्लीटली रेफर टू दिस। ठीक है, ये देखो ये जो एग्जैक्ट 7.1 है ना टेबल, इसमें एग्जैक्ट वैल्यूज मेंशन है, तो मैं उसे एग्जैक्टली क्रॉप करके आई प्लेस्ड इट इन मोर सिक्वेंशियल मैनर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो एनसीईआरटी जैसे कि बोलती है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बट नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जब आप मूव करते हो, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस मूव करते हो, देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज, अच्छा खासा इंक्रीज होता है। आप देखो ना 70 पिकोमीटर से लेकर 110 पिकोमीटर, अचानक इतना ड्रास्टिक इंक्रीज, मतलब अच्छा खासा इंक्रीज है। फिर एनसीईआरटी बोलती है हाउएवर एज यू मूव फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन द कोवलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ जाते हैं, से आर्सेनिक से एंटीमनी, एंटीमनी से बिस्मथ जाते हैं, तो ऑफकोर्स इंक्रीज हो रहा है बट ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इज ऑब्जर्व। ठीक है, ज़्यादा ऐसे ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे 70 से 110 यानी ऑलमोस्ट 40 पिकोमीटर्स का इंक्रीज। ठीक है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे 110 से 121 11 पिकोमीटर का, 121 से 140 20 पिकोमीटर्स का, यहाँ पे 7 पिकोमीटर का। ठीक है, तो इंक्रीज यहाँ पे भी हो रहा है बट यू नो इतना प्रोमिनेंट इंक्रीज नहीं हो रहा, ओनली स्मॉल इंक्रीज इज ऑब्जर्व। और ये किस वजह से? एनसीईआरटी इसका रीजन भी देती है। एनसीईआरटी बोलती है दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स इन द हेवियर मेंबर्स। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी बोलती है ये किस कारणवश है कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जब हम मूव करें तो इतना अच्छा खासा कंसिडरेबल इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, बट एज यू मूव फ्रॉम आर्सेनिक टू एंटीमनी, आर्सेनिक से एंटीमनी, एंटीमनी से बिस्मथ में जा रहे हैं तो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं होता। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अगर हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें, विल कम बैक टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आफ्टर द एटॉमिक रेडियस, डोंट वरी। ठीक है, एनसीईआरटी के सीक्वेंस में फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना जैसे हेवियर मेंबर्स में नाइट्रोजन से फॉस्फोरस रहता है, अब आर्सेनिक में देखो, आर्सेनिक में 3D भी फिल होना स्टार्ट हो जाता है, एंटीमनी में 4D फिल होना स्टार्ट हो जाता है, बिस्मथ में 4F 5D दोनों प्रेजेंट होते हैं। और हम सबको पता है स्क्रीनिंग पावर का ऑर्डर क्या होता है, SPDF। ठीक है, तो एस इलेक्ट्रॉन मतलब एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रीन, राइट। सबसे अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। फिर उससे कम पी का, उससे कम डी का और उससे कम एफ का, यानी डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे तो इनफैक्ट एक्ट एज पुअर स्क्रीनर। ये तो न्यूक्लियस के आगे एक अच्छी दीवार की तरह खड़े ही नहीं होते। इसका क्या मतलब है? मान लो न्यूक्लियस है, आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ के केस में यहाँ पे डी और एफ इलेक्ट्रॉन थे, और मान लो ये हमारा वैलेंस शेल है। वैसे वैलेंस शेल को मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब ये अच्छी सी स्क्रीन बना ही नहीं रहे, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग स्क्रीन इफेक्ट दिखा ही नहीं रहे, तो जो न्यूक्लियस है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और आइडियली साइज देखो, ऑल्दो अट्रैक्टिव पुल बहुत कम होगा। ठीक है, विच इज़ वाई साइज इंक्रीज तो होता है, लेकिन क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इनर इलेक्ट्रॉन है डी और एफ के इलेक्ट्रॉन है विच एक्टिंग एज पुअर स्क्रीनर, ये अच्छे से स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं कर रहे, अच्छे से एक स्क्रीन नहीं बना रहे, तो कहीं ना कहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी भी थोड़ा बहुत तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं न्यूक्लियस की वजह से। तो इसलिए जिनका साइज जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंसिंग एन अट्रैक्टिव पुल बाय द न्यूक्लियस, एंड दैट इज ड्यू टू द इनर फिलिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट, तो अब हमारा जो, अगर मैं ऑर्डर बताऊँ तो ऑर्डर कैसा है, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस साइज इंक्रीज हो रहा है, फॉस्फोरस से आर्सेनिक भी इंक्रीज हो रहा है, आर्सेनिक से एंटीमनी और एंटीमनी से बिस्मथ, तो ओवरऑल इंक्रीज ही हो रहा था। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवलेंट इफेक्ट और कोवलेंट रेडियस, आई एम सॉरी। उसके बाद बच्चा, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की, सो नाउ लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बच्चा अगर मैं बात करूँ तो लेट अस सी हाउ डू यू गो अबाउट इट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी, एंटीमनी से बिस्मथ। तो अब देखना, नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में लाई करता है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड। फर्स्ट पीरियड में कौन सी नोबल गैस आती है? हीलियम, राइट। तो हीलियम तो आएगी। हीलियम के बाद जो मैंने क्या बताया था, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनमें क्या होता है, NH2NP3, राइट। तो सेकंड पीरियड में बिलोंग करता है, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 2, तो यानी हीलियम नोबल गैस, उसके बाद 2s2 2p3। अब यही सीक्वेंस फॉलो होता जाएगा। हीलियम के बाद जो नेक्स्ट नोबल गैस आती है वो है नियॉन। ठीक है, तो नियॉन 3s2 3p3।
अब आर्सेनिक के केस में नेक्स्ट नोबल गैस क्या होगी, नियॉन के बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, आर्गन। अब बच्चे क्या करते हैं जल्दी में, आर्गन 4s2 4p3, यहीं गलती कर देते हो आप। ये देखो सेकंड पीरियड में 3s और 3p फिल हो चुके हैं, 3s और 3p के बाद थर्ड पीरियड में क्या क्या फिलिंग होती है, थर्ड पीरियड में किस किस की फिलिंग होती है, थर्ड पीरियड में 4s की फिलिंग होती है, ठीक है, 4s के बाद 3d और फिर 4p, राइट। तो फोर्थ पीरियड में 3d की भी फिलिंग होती है, राइट। आर्सेनिक में आर्सेनिक 18, फिर 3d10, 4s2 4p3। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। उसके बाद बच्चा हम बात करते हैं एंटीमनी की। सो हीलियम, नियॉन, नियॉन आर्गन, आर्गन क्रिप्टन, ठीक है। सो हीलियम, हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी आई, क्रिप्टन, ठीक है। क्रिप्टन, क्रिप्टन में 4d10, क्रिप्टन 4d10, 5s2 5p3, क्या 5s2 5p3। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ बिस्मिथ की, तो बिस्मिथ में क्या हो जाएगा, बिस्मिथ में नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी होगी, ज़ेनॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4d तक फिल हो गया, तो 4d के बाद क्या आएगा, 4f, 14, 5d10, 6s2 6p3। अब मानो अगर किसी को नोबल गैस नहीं लिखना आ रहा है ये कॉन्फिगरेशन, सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन एंड एक्सप्लेन इट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। लेट मी टेक अ ब्लैंक स्लाइड, ठीक है। एक काम करती हूँ बस, मुझे लेट मी जस्ट कॉपी दिस, 1 सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी, बस एलिमेंट्स को मैं प्लेस करूँ, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसके ना नोबल गैस कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट ट्राई एंड राइट टुगेदर। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है, सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड में, आर्सेनिक फोर्थ पीरियड में, एंटीमनी जो है फिफ्थ पीरियड में, और बिस्मिथ जो है वो एक्चुअली में सिक्स्थ पीरियड में प्रेजेंट होती है। आई होप दैट इज क्लियर एवरीबडी। तो नाइट्रोजन की अगर बात करें, नाइट्रोजन देखो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की अगर बात करें, नाइट्रोजन में सबसे पहले क्या आएगा, नाइट्रोजन में पहली नोबल गैस कौन सी थी, हीलियम, हीलियम, ठीक है। हीलियम के बाद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NH2 NP2 NP3, NH2 NP3। ग्रुप 15 के लिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NH2 NP3। सो हीलियम, ठीक है। फिर यहाँ पे हीलियम के बाद अभी सेकंड पीरियड में तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2s2 2p3। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। हीलियम के बाद बच्चों जो नेक्स्ट नोबल गैस आती है वो है नियॉन। तो फॉस्फोरस के केस में नियॉन, ठीक है, नियॉन, नियॉन 10, नियॉन के बाद फिर एन की, अब NH2 NP3, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 3, बिकॉज थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है, तो नियॉन 10, ठीक है, 3s2 3p3, नियॉन 10 3s2 3p3, ठीक है। अब आ जाओ आर्गन में, ठीक है, सॉरी आर्सेनिक में, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, आर्सेनिक हीलियम नियॉन आर्गन, ठीक है। नेक्स्ट नोबल गैस जो फिर हो रही है वो है आर्गन। अब बच्चे पता क्या करते हैं, अब बच्चे कहते हैं आर्गन 18 4s2 4p3, और यहीं आप सबसे बड़ा ब्लंडर कर देते हो, नॉट रियलाइजिंग कि सेकंड पीरियड में आपने 3s और 3p फिल कर लिया। अब 3s और 3p के बाद क्या फिल होगा, 3d पहले फिल होगा, राइट। सो अब ये आइडियली क्या होगा, ये होगा 3d10, इसलिए मैं इसे सेपरेट कलर से भी डिनोट कर रही हूँ। आर्गन 18 3d10, पहले 3d भरेगा, फिर 4s2, फिर 4p3, 3d10 4s2 4p3। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। फिर आर्गन के बाद क्या हो जाएगा, अब इसके बाद तो सीक्वेंस बच्चों को पकड़ में आ जाता है। फिर आया हमारे पास एंटीमनी, एंटीमनी में हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, कौन सी नोबल गैस प्रेजेंट है, क्रिप्टन। ये 3d10 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4d10 5s2 5p3, ठीक है, बिकॉज इसके लिए एन की वैल्यू 5 है ना, फिफ्थ पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो क्रिप्टन 4d10 5s2 5p3। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। उसके बाद बच्चा अगर हम बात करें बिस्मिथ की, किसकी बात करें, बिस्मिथ, तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन, क्या है ज़ेनॉन। ज़ेनॉन की अगर मैं बात करूँ, ज़ेनॉन में क्या हो जाएगा, अब देखो बच्चे क्या करेंगे, अब यहाँ पे बच्चे करेंगे 5d10 6s2 6p3। अब बच्चे बोलेंगे मैम अभी तो यही था, अब क्या इसमें गड़बड़ होगी, गड़बड़ ये होगी बच्चा, यू हैव नॉट रियली जो फॉरगॉटन द फैक्ट कि 4d भर चुका है। जो फोर्थ शेल होता है उसमें मेरे पास चारों सब शेल्स होते हैं, 4s 4p 4d और 4f, 3f नहीं होता। थर्ड सब शेल में सिर्फ 3s 3p और 3d होते हैं, राइट। फोर्थ सब शेल नहीं होता, बट फोर्थ पीरियड में चारों के चारों सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 4s 4p 4d 4f चारों के चारों सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो 4d बिकॉज फिल हो चुका है, एक बात बताओ, तो 4d के बाद क्या फिल होना चाहिए 4f, तो यहाँ पे नेक्स्ट पीरियड में क्या फिल होगा 4f, तो 4f 14 भी आएगा यहाँ पे। तो बिस्मिथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, ज़ेनॉन 4f 14 5d10 6s2 6p3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी लिखना आ गया, आई रियली होप सो, ठीक है। बस यही बोलती है एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी क्या बोलती है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एनसीईआरटी बोलती है द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज NS2 NP3। आउटर शेल कॉन्फिगरेशन क्या NS2 NP3 है। डी एस ऑर्बिटल इन दीज एलिमेंट्स इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड p ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल। तो एनसीईआरटी यही बोलती है कि अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, दैट्स ये आउटरमोस्ट शेल। इसमें देखें तो एक एस सब शेल है और एक पी सब शेल है, राइट।
एस सबशेल में 2 देखो यहाँ पे भी 3s2 4s2 5s2 6 मतलब 6s2। एस सबशेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है। पी सबशेल को देखोगे 2p3 3p3 4p3 5p3 6p3। जो पी सबशेल होती है वो हाफ फिल्ड होती है। सो बिकॉज एस सबशेल इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड पी सबशेल इज हाफ फिल्ड, दैट मेक्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल। ये क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबल है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। इतना बच्चा सबको समझ में आया? दिस इज व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, हम नेक्स्ट ट्रेंड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ट्रेंड विच इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट ट्रेंड बच्चा हमारे सामने क्या है? तो नेक्स्ट ट्रेंड हमारे सामने प्रेजेंट है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो नाउ लेट्स ट्राई एंड डिकोड द मिस्ट्री ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वेल। अगर बच्चा मैं बात करूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी की, किसकी बात करूँ? आयनाइजेशन एंथैल्पी की। लेट्स डिस्कस। अब बच्चा हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बच्चा अगर मैं बात करूँ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखते हैं कैसे कैसे इंक्रीज़ होता है। अब देखो यूजुअली क्या होता है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले समझते हैं होता क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नथिंग बट द मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, राइट। मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ती है एक एलिमेंट को टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल gaseous atom, right? So the minimum energy that is applied to remove an electron from an isolated neutral gaseous atom is referred to as ionization enthalpy, right? तो एक बात बताओ, डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं, हमने अभी देखा साइज इंक्रीज हो रहा है, राइट। लेट मी ओपन अ ब्लैंक स्लाइड हियर। ठीक है, यूजुअली देखो अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे जा रहे हैं बच्चा साइज इंक्रीज़ हो रहा है। साइज क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो एक बात बताओ, डाउन द ग्रुप जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट। अब जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, इनके बीच का जो प्यार है वो कम हो रहा है। जैसे ऐसे बोलते हैं ना, दोस्ती में अगर दूरियाँ बढ़ जाए तो प्यार कम हो जाता है यूजुअली, मतलब यू नो विच इज आई से लॉन्ग डिस्टेंस does not really work for most people, right? Because the distance increases, right? So जो attraction होता है वो definitely decrease हो जाता है। Same goes here। इस एनालॉजी से समझने की कोशिश करो। I'm not trying to give a verdict as to whether you should indulge in this or not. जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट एन एनालॉजी, बिकॉज ऐसे एग्जाम्पल से आप लोग को याद रहता है ये चीज़। ठीक है, तो अब देखो जैसे जैसे दूरियाँ बढ़ी इनके बीच में, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, जो इंटरमोलिक्यूलर मतलब इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम हो जाएगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक्सपीरियंस कराता है न्यूक्लियस से वो कम हो जाएगा। तो यानी अब जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे ये दूरियाँ और बढ़ती जाएंगी, राइट। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो बॉन्ड है जो इनके न्यूक्लियस जो इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो तो वैसे ही कम हो चुकी है। तो हम बहुत कम एनर्जी देंगे और बहुत कम एनर्जी देके ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा लेंगे, राइट। तो डाउन द ग्रुप यूल सी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस का मतलब है आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स ट्रू बिकॉज जो न्यूक्लियस है उससे इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो बढ़ती जाती है। यानी जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बाहर से मैं थोड़ी सी एनर्जी दूंगी और इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाऊँगी। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे अब देखो डाउन द ग्रुप में जाती जाऊँगी तो जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है न्यूक्लियस से और बढ़ती जाएगी। तो यानी ये जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वीक होता जाएगा, यानी मुझे और कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। एंड हेंस वी से द डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो यूजुअली डिक्रीज होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी भी यही बोलती है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। बिकॉज एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, बिकॉज अब न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जा रही है, यानी न्यूक्लियस जो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अब वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्टेंस देयर इज डिक्रीज न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की तरफ से जो अट्रैक्शन था वो इतना ज़्यादा नहीं रहा, एंड हेंस यू हैव टू सप्लाई लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब देखो अब हम दिस वॉज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है? ठीक है, तो डाउन द ग्रुप यही होता है, इट डिक्रीजेस। देखो जैसे हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, यानी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन से कम फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस से कम आर्सेनिक की, आर्सेनिक से कम एंटीमनी की, और एंटीमनी से कम बिस्मुथ की। बिकॉज डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज हो रही है ना, कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की, फिर उससे ज़्यादा फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की, फिर उससे कम फॉस्फोरस, उससे कम आर्सेनिक, उससे कम एंटीमनी और सबसे कम बिस्मुथ, राइट। एंड इफ यू वांट टू सी यू कैन इवन लुक एट द वैल्यूज एंड कन्फर्म इट, राइट। नाइट्रोजन के केस में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 1402, फॉस्फोरस के केस में 1012, आर्सेनिक के केस में 947, एंटीमनी के केस में 834 एंड बिस्मुथ के केस में 703। तो आप क्लियरली देख सकते हो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बट व्हाट इफ दिस वाज डाउन द ग्रुप, व्हाट इफ वी टॉक अबाउट अलॉन्ग द पीरियड। अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है? यानी जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे होते हैं अक्रॉस अ पीरियड, तब क्या होता है? तो ग्रुप 15 से पहले कौन सा ग्रुप आता है? वी हैव ग्रुप 14। ग्रुप 15 से जस्ट पहले बच्चा हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है ग्रुप 14। ग्रुप 14 का अगर मैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करूँ तो इट इज़ NS2 NP2। ठीक है, और ग्रुप 15 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? NS2 NP3।
तो अब एक बात बताओ, इनमें से किसमें से जो है इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? NH2 NP3, NH2 यानी जो S सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जो NP बेसिकली जो P सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, NP2। ग्रुप 15 की बात करो तो NH2 NP3, हमने वैसे ही देखा NH में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन तो NP में 3 इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रुप 15 में बिकॉज ओइंग टू द स्पेशल कॉन्फिगरेशन NH2 NP3 हाफ फिल स्टेबल अचीव हो जाता है, राइट। तो जो ये जो कॉन्फिगरेशन है एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है। अब एक बात बताओ, आप किसी की स्टेबिलिटी ख़राब करोगे तो आपको और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो अगर आप मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव कर रहे हो, तो डोंट यू फील इसकी स्टेबिलिटी ख़राब हो रही है? क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल था, आप इसकी स्टेबिलिटी ख़राब करोगे तो क्या आपको लगता है ये इतनी आसानी से अपनी स्टेबिलिटी ख़राब होने देगा? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो विच इज़ वाई हम कहते हैं यू नो अलॉन्ग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो जो ग्रुप 15 की अलॉन्ग द पीरियड वैसे भी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना वो इंक्रीज़ करती है, बट NCERT बोलती है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की होती है ना वो कई ज़्यादा होती है ग्रुप 14 से, एंड दैट इज़ ओइंग टू दिस एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी अचीव हो रही है, राइट। अगर आप किसी की स्टेबिलिटी ख़राब करोगे तो आपको बहुत एड़ी छोटी कदम लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो हम ये बोलते हैं कि हमें वैसे भी पता है कि अलॉन्ग द पीरियड जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, बट अलॉन्ग द पीरियड में भी यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल इंक्रीज नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिलता है कि ग्रुप 15 में जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज मच हायर इन कंपैरिजन टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स, एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट NCERT से NCERT बोलती है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल p ऑर्बिटल, ये एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल p ऑर्बिटल्स की वजह से एंड स्मॉलर साइज, ठीक है। और बिकॉज हम पता है ना अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीज भी कर रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज करता है, राइट। तो अब अलॉन्ग द पीरियड अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो जो ये जो वैलेंस शेल है ये न्यूक्लियस के और पास आता जाता है, ठीक है। तो और एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे तो हाफ फिल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी अचीव हो रही है। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की दैट इज़ मच ग्रेटर, वो बहुत ज़्यादा होती है, कई ज़्यादा होती है ग्रुप 14 एलिमेंट्स से, ठीक है, ऑफ द करस्पॉन्डिंग पीरियड। यानी नाइट्रोजन की उसकी करस्पॉन्डिंग, नाइट्रोजन से पहले यहाँ पे क्या है कार्बन, ठीक है, कार्बन की नाइट्रोजन से, कार्बन के बाद यहाँ पे क्या आता है, ठीक है, कार्बन के बाद यहाँ पे सिलिकन, ठीक है। तो सिलिकन की फॉस्फोरस से, तो नाइट्रोजन की कई ज़्यादा होगी कार्बन से, फॉस्फोरस की कई ज़्यादा होगी सिलिकन से। सो द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मच ग्रेटर, ठीक है, देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग पीरियड, उसके उसी सेम पीरियड के ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूँ तो सक्सेसिव मतलब देखो, सक्सेसिव से मेरा क्या मतलब है, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन सॉरी ये हमारा एलिमेंट है। अब देखो मान लो लेट्स से इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एक यूजुअली क्या होता है एन एटम ऑन एन एवरेज, मतलब लाइक यूजुअली एन एटम इज न्यूट्रल, राइट, मतलब उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लो अगर मैं इस एटम से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करूँ, मैं इस एटम से अगर पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करूँगी तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से क्या होगा, जब मैंने इस एटम से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, मुझे कुछ एनर्जी लेनी पड़ी। अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एज इट इज़, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को तो किसी ने नहीं शेयर, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने रिमूव कर लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो जो न्यूक्लियस है ओवरऑल यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो अब जो न्यूक्लियस है बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को और जकड़ के रखता है कि यार एक इलेक्ट्रॉन तो मेरा चला गया, अभी बचे हुए इलेक्ट्रॉन है इन्हें मैं और जकड़ के रखता हूँ। सो इट्स लाइक एक बात, सोडियम में जैसे मान लो 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये 11 प्रोटॉन्स अभी तो पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखे हुए थे, पर मान लो इस 11 में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो यानी अब 11 प्रोटॉन्स अपना पूरे का पूरा फोर्स 10 इलेक्ट्रॉन्स पे लगा रहे हैं, तो यानी अब और टाइटली अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए अगर आपको अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ से तो आपको और ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मान लो आपने दूसरा भी निकाल लिया तो अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है 11 प्रोटॉन से और कस के अट्रैक्ट करेंगे, दे विल होल्ड द इलेक्ट्रॉन इवन मोर टाइटली, राइट। तो जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी है मतलब एक के बाद एक निकालने में वो भी इंक्रीज होती है इन द ऑर्डर। जैसे सबसे ज़्यादा होती है मतलब सबसे कम होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयन मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उससे ज़्यादा होती है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, उससे ज़्यादा होती है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, उससे ज़्यादा क्या होती है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? देखो जैसे कि हम नाइट्रोजन के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, नाइट्रोजन में पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1402 किलो जूल्स पर मोल, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऑलमोस्ट डबल 2856 किलो जूल पर मोल, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऑलमोस्ट डबल विच इज़ 4577 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो लीनियरली ऐसा इंक्रीज नहीं हो रही है बिकॉज कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, बट यू सी सक्सेसिव, जैसे जैसे आप और इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे द आयनाइजेशन एंथैल्पी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। अब जो नेक्स्ट ट्रेंड हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेंड हम डिस्कस करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बच्चे जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो जनरली
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है दैट डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड यू माइट वंडर व्हाई, बट अगर आप इसको लॉजिकली सोचो तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। बहुत सिंपल है, देखो मतलब सिंपल आंसर इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये रहे हमारे वेलेंट शेल्स, ठीक है, दीज आर द वेलेंट शेल्स। अब एक बात बताओ, ठीक है, व्हाट इज एग्जैक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पहले तो मैं यही डिफाइन कर दूँ बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल रिमेंबर द डेफिनेशन, बट अगेन क्विक रिकैप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग बट द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी एटम की कितनी टेंडेंसी है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी एटम की कितनी टेंडेंसी है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे। अब एक बात बताओ, डाउन द ग्रुप जब हम मूव कर रहे हैं, वी नो व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, लेट मी चूज़ अ डिफरेंट कलर, ये वाइट से चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप बच्चा हम जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, आपने देखा जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, इन्हीं के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तब बिकॉज दूरियाँ बढ़ती जा रही है तो जो अट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है। तो एक बात बताओ, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को ही सही से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, सो डू यू थिंक इट विल हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ठीक है, अभी अपने इलेक्ट्रॉन्स को ही सही से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, इतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या ये मतलब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा? विच इज़ व्हाई वी से दैट यू नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती जाती है डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, एंड नाउ यू नो द रीजन व्हाई। ठीक है, अब वैल्यूज़ में देखो, ठीक है, कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, देखो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस डिक्रीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जा रही है। नाइट्रोजन के केस में 3, ठीक है, फॉस्फोरस के केस में 2.1, आर्सेनिक के केस में 2, एंटीमनी के केस में 1.9 और बिस्मथ के केस में 1.9। तो आपने एक चीज़ देखी कि यू नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन जनरल डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, ठीक है, एंड नाउ आई एक्सप्लेन यू द रीजन व्हाई, ठीक है। हाउएवर अमंगस्ट द हेवियर मेंबर्स द डिफरेंस इज नॉट दैट मच प्रोनाउंस, लेकिन हेवियर मेंबर्स में जो डिफरेंस होता है ना इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब देखो ऑल्सो डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, नो डाउट अबाउट इट। नाइट्रोजन में 3, फॉस्फोरस में 2.1, नाइट्रोजन में 3, फॉस्फोरस में 2.1, राइट, नाइट्रोजन में 3 होती है इसकी वैल्यू, फॉस्फोरस में 2.1, ठीक है, तो 3 से 2.1 अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है। फिर फॉस्फोरस से आर्सेनिक 2.1 से 2, मतलब डिफरेंस कम होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ के केस में देखो इनमें तो ऑलमोस्ट वैल्यू सेम ही होते हैं, तो वही ये बोल रहा है कि जो हेवियर मेंबर्स होते हैं उनमें तो इतना कुछ ज़्यादा अंतर भी नहीं होता, द डिफरेंस इज नॉट मच प्रोनाउंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ में ऐसा कोई डिफरेंस बहुत खास नहीं है, बहुत इन्हेंस, बहुत प्रोनाउंस डिफरेंस नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सेम सी ही वैल्यूज हो जाती हैं, विच इज हैव रिटन। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है, तो नाइट्रोजन के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे कम फॉस्फोरस, उससे कम आर्सेनिक, उससे कम एंटीमनी, और एंटीमनी से कम बिस्मथ का होना चाहिए, बट इनका लगभग सेम सा ही होता है, राइट। कब भी लिख दो सेम सा भी लिख दो, एनसीईआरटी में तो सेम इशू करा है, तो एंटीमनी और बिस्मथ का मोरल सेम ही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एज वेल। I'm really trying hard to explain it to you, but okay. So I think we're done with the general trends, right? I think so. Yeah, we're done. ये boiling point और ये melting point जो है ना, इस वाले को हम डिस्कस करेंगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ उठाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बिकॉज वहाँ पे मैं आपको एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट समझा चुकी होंगी, फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट समझा दूँगी, तो वहाँ पे आई थिंक इट विल मेक मोर सेंस, बिकॉज यहाँ पे ना जो इनका ऑर्डर है वो बहुत हद तक इम्पैक्ट होता है बाय द इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू देयर, राइट। सो नाउ वी आर मोस्टली डन। यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर्स, ओह या कमिंग बैक टू एटॉमिक नंबर्स, इंटरेस्टिंग। एटॉमिक नंबर्स की अगर बात, तो एटॉमिक नंबर्स ऑफकोर्स देखो बच्चे बोलते हैं हम याद करने पड़ेंगे, हाउ डू यू लर्न इट? इट्स रिलेटिवली सिंपल। आई टेल यू, आई गिव यू ट्रिक ऐसा सच नहीं है, मतलब कहने को ट्रिक कह सकते हो, बट ऐसा जैसे ट्रिक पर से नहीं है, बट इफ़ यू लुक एट इट, 1 सेकेंड, लेट मी फाइंड द स्लाइड, राइट। तो देखो जनरली हमें पता है कि जो मैजिक नंबर्स क्या होते हैं, मैजिक नंबर्स एज इन कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो इफ़ यू लुक केयरफुली, लेट मी जस्ट इंक्रीज द थिकनेस अ लिटिल बिट, ठीक है। एक बार लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, लेट मी चूज रेड फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूँ जो हमारा पहला पीरियड होता है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2, ठीक है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है, इसलिए मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ 8, ठीक है। फिर थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स, और फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स, और सेवन्थ पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स होते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड से ना हमें ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सेकंड पीरियड में भी नाइट्रोजन तक तो भर गया, पहले एलिमेंट का तो एटॉमिक नंबर याद ही हो जाता है यार, फर्स्ट 30 का तो वैसे भी याद होता है, फर्स्ट 30 का भी नहीं याद तो फर्स्ट 10 का तो याद ही होगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7th,
पोजीशन पे आते हो, 7th एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब एक बताओ, जब आप सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में मूव करो, थर्ड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 8। तो 7 में 8 ऐड करो, 7 में 8 ऐड करो, 7 + 8 विल गिव यू 15, ठीक है। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर हो गया 15, ठीक है। अब थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में जा रहे हो, फोर्थ पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन्स 18 एलिमेंट्स होते हैं, तो 15 में 18 ऐड करो, 15 में 18 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 33। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33, ठीक है। आर्सेनिक फोर्थ पीरियड में हो गया, ठीक है। आर्सेनिक फोर्थ पीरियड में हो गया। अब फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड में जा रहे हो, फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं, सो आर्सेनिक में 18 ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा? आर्सेनिक में 18 ऐड करोगे, मतलब आर्सेनिक के जो एटॉमिक नंबर 33 में 18 ऐड करो तो आपको मिलेगा 51, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर। एंटीमनी फिफ्थ पीरियड में प्रेजेंट है, ठीक है। फिफ्थ से सिक्स पीरियड में जाओगे, सिक्स पीरियड में हम सबको पता है 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो 51 में बच्चा अगर हम 32 ऐड करेंगे, सो 1 + 2 विल गिव मी 3 एंड 5 + 3 विल गिव मी 8, राइट। तो 51 + 32 विल गिव मी 83, विच इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ बिस्मथ, ठीक है। बिस्मथ सिक्स पीरियड में प्रेजेंट होता है। अब मैं बिस्मथ से अगर मैं जाऊँगी मॉस्कोवियम में, मतलब 6 से 7 पीरियड में जाऊँगी, तो 7 पीरियड में बेसिकली अगैन मेरे पास 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है विच इज 83, अगर इसमें मैं 32 ऐड करूँगी, सो व्हाट विल आई गेट? 3 + 2 इज 5 एंड 8 + 3 इज 11, सो आई गेट 115। आई गेट 115, मुझे 115 मिलता है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। तो 115 मिलता है, राइट। और 115 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मॉस्कोवियम, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली ट्रिक पर से नहीं है, बट यू नो दिस विल हेल्प यू एक्चुअली काइंड ऑफ रिड्यूस द एटॉमिक नंबर, इफ नॉट मक देम अप। बहुत हो सकता है कितने एलिमेंट्स की याद रखोगे, मतलब ऐसे बीच बीच से ऐसे कैसे याद रखोगे? सो यू नाउ नो द पैटर्न, राइट। जितने एलिमेंट्स है नेक्स्ट पीरियड में उससे ऐड कर दो एंड दैट्स हाउ यू गेट द नेक्स्ट एटॉमिक नंबर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। अभी काम करते हैं नाउ, लेट्स क्विकली डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई रियली होप यू आर एंजॉइंग दिस। आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर सो लॉन्ग एट अ सिंगल स्ट्रेच, बट अगेन इट विल बी ऑल वर्थ इट if you thoroughly enjoy it. And if you thoroughly enjoyed it, I'd love to hear your valuable suggestions in the comments down below. I'm usually not a constant promoter of hit the like button, and if you truly enjoy it, do spread the word. That's all that I would say. All right, so now let's move on to the next topic, which is physical properties. So general terms हमने discuss कर लिया, now let's move on to the physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करो, सो इस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, ठीक है, जितने भी एलिमेंट नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये सारे के सारे जो है ना पॉलीएटॉमिक है, मतलब एक सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। नाइट्रोजन भी देखो डायटॉमिक होता है, फॉस्फोरस आप देखोगे टेट्राटॉमिक होता है, ठीक है। तो आप यूजुअली देखोगे कि मतलब सब पॉलीएटॉमिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो या इफ आई कैन शो टू यू, देखो तो नाइट्रोजन बेसिकली जो होता है वो इट्स अ डायटॉमिक गैस, वेयरएज इफ यू टॉक अबाउट अदर्स दे आर पॉलीएटॉमिक सॉलिड्स, ठीक है। मतलब सारे के सारे पॉलीएटॉमिक ही होते हैं, एटॉमिसिटी मोर देन 1, ठीक है। नाइट्रोजन भी डायटॉमिक गैस है, बाकी सारे सॉलिड थे। उसके अलावा मैं बात करूँ अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, जो ट्रेंड में बता रही थी कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, बट उसे डिस्कस करने से पहले राइट, we before we dive deeper into the boiling and melting point, I think we should actually, अगर देखो तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का अगर आप ध्यान से ऑर्डर देखो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो यूजुअली इंक्रीज़ करता है, ठीक है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का एनसीईआरटी भी मेंशन करती है, एनसीईआरटी होती है कि द बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इन जनरल इंक्रीज़ ही करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ऊपर से नीचे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ ही करता है, मतलब नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा फॉस्फोरस से ज़्यादा होगा आर्सेनिक से ज़्यादा होगा एंटीमनी से ज़्यादा होना बिस्मथ का चाहिए, बट होता नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे यूजुअली इंक्रीज क्यों करता है बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल रिमेंबर इट, बट बच्चा बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। ऑल्दो ये जो है चीज़ ही कहीं ना कहीं वायलेट हो जाती है कुछ केसेस में, ऑफ कोर्स बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, बट सो फार वी हैवंट डिस्कस्ड अ सिंगल एक्सेप्शन, राइट। अभी तक कोई एक्सेप्शन नहीं आया सच, ठीक है। बट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो यूजुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, हेंस वी से तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब देखा, अब यहाँ पर अगर लेकिन हम ध्यान से अगर नोटिस करें वैल्यूज़ की, अगर ध्यान से देखें तो वैल्यूज़ के हिसाब से देखो नाइट्रोजन का 77.2, ठीक है, केल्विन में है, ठीक है, 77.2। फॉस्फोरस का 554, ठीक है। आर्सेनिक का 888, एंटीमनी का 1860, एंटीमनी का 1860। बिस्मथ पे से ज़्यादा होना चाहिए तो बस होता है 1837, तो ये 1860 और 1837। तो एंटीमनी से बिस्मथ में भी इंक्रीज़ होना चाहिए था, बट उल्टा हो जाता है, एंटीमनी का मतलब ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू बिस्मथ। तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से बनता है। ऑर्डर सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस से ज़्यादा आर्सेनिक का, आर्सेनिक से ज़्यादा एंटीमनी का, एंटीमनी से ज़्यादा होना बिस्मथ का चाहिए था, बट एंटीमनी का ज़्यादा हो जाता है, बिस्मथ का कम रह जाता है।
एंड व्हाट इज़ दिस ड्यू टू? दिस इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है। ऐसे मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी एक्जैक्टली व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट इन जनरल, ठीक है। हम बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है बच्चा इन जनरल, ठीक है। तो अगर पहले मैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर डिस्कस कर लूँ, मेल्टिंग पॉइंट में एनसीईआरटी बोलती है बट द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेज अप टू बिस्मथ। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आर्सेनिक तक तो इंक्रीज़ करता है, यानी अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आर्सेनिक तक तो इंक्रीज़ करा है, यानी नाइट्रोजन से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट फॉस्फोरस का होता है, फॉस्फोरस से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक का होता है, आर्सेनिक से आर्सेनिक तक इंक्रीज़ करता है, इट इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज अप टू बिस्मथ। लेकिन आर्सेनिक से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी आर्सेनिक से कम एंटीमनी का, एंटीमनी से कम बिस्मथ का, सो इट डिक्रीज अप टू बिस्मथ, इट इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक, इट डिक्रीजेज अप टू बिस्मथ, ठीक है। एंड दैट्स एग्जैक्टली द ऑर्डर दैट यू सी हियर। अगर आप देखो तो यू कैन ऑब्जर्व इट फ्रॉम द वैल्यूज एज वेल। देखो नाइट्रोजन का 63, फॉस्फोरस का 317, आर्सेनिक का 1089, एंटीमनी का कम हो जाता है, एंटीमनी का 904, ठीक है। आर्सेनिक से कम हो जाता है एंटीमनी का, ठीक है, और एंटीमनी से कम हो जाता है बिस्मथ का, बिस्मथ का हो जाता है 544। तो यू कैन सी द वैल्यूज एज वेल एंड यू कैन डिड्यूस द ऑर्डर, राइट, ठीक है। तो नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस से ज़्यादा आर्सेनिक का, सो इट इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक बट देन डिक्रीजेज अप टू बिस्मथ, ठीक है। आर्सेनिक से कम एंटीमनी और एंटीमनी से कम बिस्मथ का। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, इतना सबको समझ में आ गया क्यों हो रहा है ये हो रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट में बहुत डिटेल में भी पिछले वीडियो में भी बहुत डिटेल में इलाहाबाद तरीके से समझा दिया ना, जहाँ पे मैंने ग्रुप 13 14 में अच्छा खासा टाइम लेकर समझा और एग्जैक्टली इनर्ट पेयर इफेक्ट। और अगेन फॉर द पीपल अनइनिशिएटेड वंस हु हैवंट अटेंडेड दैट लेक्चर एंड डायरेक्टली मूव ऑन टू द पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ क्लास 12, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली क्या होता है ना, ग्रुप 13 से ग्रुप 16 के हेवियर मेंबर्स में लग रहा होता है ये इफेक्ट, यानी हेवियर मेंबर्स नीचे की तरफ प्रेजेंट है, राइट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, 1 second. Inert pair effect, it is the reluctance of two ns electrons of outermost shell to participate in bonding. अब देखो यूजुअली क्या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, इट इज NS2 और मैं अपने ब्लैंक स्लाइड है, इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है बच्चा NS2 NP3, राइट। तो डाउन द ग्रुप आप देखोगे ना क्या होता है, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं हमें दिखता है कि डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, और हम सबको पता है जो डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दे आर पुअर स्क्रीनर्स, राइट, बिकॉज स्क्रीनिंग पावर का ऑर्डर क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्रीनर्स एस, फिर एस पी डी और एफ, ठीक है। तो डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर वेरी वेरी पुअर स्क्रीनर्स, राइट, अच्छे से स्क्रीन नहीं फॉर्म करते हैं। तो अब बहुत ही अच्छी सी दीवार या अच्छी सी शील्ड फॉर्म नहीं करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड। तो न्यूक्लियस क्या करता है ना, बिकॉज एस सबशेल जो होती है वो यूजुअली बहुत क्लोज होती है, मतलब इट्स रिलेटिवली क्लोजर टू द न्यूक्लियस एज पर दी ओरिएंटेशन इन कंपैरिजन टू पी सबशेल। एस सबशेल जो होती है सर्कुलर होती है, जो पी सबशेल होती है वैसे डम्बल शेप होती है। तो एस सबशेल जो होती है ना वो ज़्यादा क्लोज होती है न्यूक्लियस की। एस सबशेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज ऑफ द पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी एन एफ इलेक्ट्रॉन, दीज एन एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन है दे गेट बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, और बिकॉज ये एन एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन है दे गेट बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस इन पर अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगा देता है। तो ये जो एन एस के 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते क्योंकि ये बंधे हुए होते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है। तो हम ये कह देते हैं कि एन एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन है नखरे कर रहे हैं बॉन्डिंग में, बट एक्चुअली वो नखरे नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी एन एफ इलेक्ट्रॉन, दिस एन एस के 2 इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड टू द न्यूक्लियस एंड हेंस दे बिकम रिलक्टेंट या अनविलिंग टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अब बिकॉज ये न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं इसलिए ईजिली आप इनका लॉस या गेन नहीं करा सकते, राइट, यू कैन नॉट ईजिली लूज देम एंड हेंस यू से दैट दे बिकम रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स डिस्कस द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नाउ दैट वी आर डन विद द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनर्ट पेयर इफेक्ट की, तो आई होप इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक बेसिक ओवरव्यू सबको समझ में आया होगा कि बेसिकली जो एनएस के 2 इलेक्ट्रॉन है दे बिकम रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, राइट। ये बॉन्डिंग मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, राइट। एनएस के 2 इलेक्ट्रॉन है दे बिकम रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, राइट, विच इज़ वाई दे डू नॉट पार्टिसिपेट। और डाउन द ग्रुप आप देखोगे ना तो ये बिकॉज एनएस के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है NS2 NP3, राइट। सो जो NP के 3 इलेक्ट्रॉन है ना यही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, एनएस के 2 इलेक्ट्रॉन रिलक्टेंट हो जाते हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इम्पैक्ट हो जाता है। होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। तो यही हमने डिस्कस भी किया है। ये अभी एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा ना, उसमें देखो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। 1 सेकेंड, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो पहली चीज़ जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ही डिस्कस करेंगे, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट पूरा आएगा, तो उसमें अभी डिटेल में और बताऊँगी, डू नॉट वरी, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं डिस्कस करूँ इन जनरल बचा
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द प्रेजेंस ऑफ एलोट्रोपी। अब बच्चा एलोट्रोपी क्या होता है, बच्चों को बहुत सारे कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। एलोट्रोपी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन 2 or more फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट। तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की वंस गया। सो व्हाट एग्जैक्टली एलोट्रोपी? एलोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक से ज़्यादा स्टेट में, मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं इन द सेम फिजिकल स्टेट। जैसे कि कार्बन आई थिंक इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल दैट यू वुड हैव हर्ड ऑफ व्हेन यू से एलोट्रोपी। एलोट्रोपी में हम कार्बन के सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं। कार्बन के कितने सारे एलोट्रोप्स होते हैं। कार्बन में हमारे पास कार्बन का पहला एलोट्रोप हमारे पास होता है ग्रेफाइट, डायमंड, देन वी हैव फुलेरीन, देन वी हैव कोल, देन वी हैव सूट एंड ऑल ऑफ दीज अमॉर्फस, कुछ अमॉर्फस एलोट्रोप्स हैं, कुछ क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। तो एलोट्रोपी होता क्या है? लेट मी डिफाइन इट वंस एंड फॉर ऑल। इट इज़ नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन 2 or more फॉर्म्स, ठीक है, इन द सेम फिजिकल स्टेट। सेम फिजिकल स्टेट में ही 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना, ठीक है। इस इज रेफर टू एज एलोट्रोपी और एलोट्रोपिज्म। अब नाइट्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलोट्रोपी दिखाते हैं, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। ऑल द एलिमेंट्स इन द पी ब्लॉक दे शो एलोट्रोपी। नाइट्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलोट्रोपी दिखाते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन के अलावा जैसे कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए हमारे पास? आई कुड इरेज दिस एंड एक्सप्लेन इट टू यू। यहाँ पे लिखा भी ना, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रोपी। बट अगर मैं मान लो आई जस्ट गो वन नाउ हियर एंड ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू, जैसे मान लो नाइट्रोजन के अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस। नाइट्रोजन के अलावा हमारे पास है यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाता है, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। मतलब इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सारे के सारे एलोट्रोपी दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन में तो नहीं देखने को मिलती, फॉस्फोरस में दिखते हैं। फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या है? 3 मतलब ऑफकोर्स अब तो इट्स नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट जब हम फॉस्फोरस को डिटेल में डिस्कस करते थे हम पढ़ते थे, राइट। वो आर द मेन एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। हमारे पास होता है व्हाइट फॉस्फोरस, वी हैव द रेड फॉस्फोरस, वी हैव द ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। तो व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, ये तीनों एलोट्रोप्स थे फॉस्फोरस के, ठीक है। फिर आर्सेनिक की बात करूँ तो आर्सेनिक में भी हमारे पास होता है, ठीक है। आर्सेनिक में हमारे पास ग्रे आर्सेनिक, ब्लैक आर्सेनिक एंड येलो आर्सेनिक। ग्रे आर्सेनिक, ब्लैक आर्सेनिक, येलो आर्सेनिक, ये तीनों के तीनों एलोट्रोप्स होते हैं आर्सेनिक के, ठीक है। मतलब आर्सेनिक इन तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंटीमनी की बात करूँ तो एंटीमनी के तो इनफैक्ट 4 मतलब काफ़ी वेल नोन आइसोटोप्स हैं, ठीक है। ये सब हम पढ़ते थे जब हम डिटेल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस करते थे जेईई मेंस वगैरह में। तब पूछा मतलब जेईई मेंस, जेईई एडवांस में, जेईई एडवांस के सिलेबस में तो अभी भी है पूरा, जेईई एडवांस के सिलेबस में पूरा पी ब्लॉक अभी भी है, ठीक है। बट हाँ, नीट और जेईई मेंस के लेवल में सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं डिस्कस करना। उसके बाद जो सारे रिएक्शंस थे एंड हाउ डू यू फॉर्म, लाइक सारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन कौन कैसे बनता है वो सब हटा दिया गया है। जेईई एडवांस के सिलेबस में अभी भी है, ठीक है। तो ऐसा वो सेइंग एंटीमनी के 4 नोन एलोट्रोप्स हैं, ठीक है। क्या क्या एलोट्रोप्स हैं? एक तो होता है मेटालिक एंटीमनी, ठीक है। आई एम नॉट वेरी श्योर कितने लोगों ने सुना होगा मेटालिक एंटीमनी या वाइट एंटीमनी भी इसको बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ एंटीमनी। फिर येलो एंटीमनी, फिर एक होता है ब्लैक एंटीमनी, येलो एंटीमनी, ब्लैक एंटीमनी, और एक होता है एक्सप्लोजिव एंटीमनी। तो एक्सप्लोजिव तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि अनस्टेबल ही होगा। इनफैक्ट आप ध्यान दोगे तो मेटालिक एंटीमनी इज द ओनली स्टेबल एलोट्रोप ऑफ एंटीमनी। मेटालिक एंटीमनी के अलावा जितने भी मतलब फॉर्म्स हैं, यानी येलो एंटीमनी ले लो, ब्लैक एंटीमनी ले लो, एक्सप्लोजिव एंटीमनी ले लो, ये सारे के सारे जो फॉर्म्स होते हैं अनस्टेबल होते हैं। इज इट रेलिवेंट फॉर नीट और जेईई मेंस? नॉट एट ऑल। मतलब द क्वेश्चन विल नॉट रियली बी आस्क्ड, बट आई जस्ट गिव यू because it was mentioned, so I just explained it to you in detail, right? Okay, moving on to the next topic, which is okay, we're done with this. Now let's talk about the anomalous behavior of nitrogen. अब जैसे कि मैंने बताया था, हर एलिमेंट का मतलब हर ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो बाकी के ग्रुप से थोड़ी अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। तो द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप शोज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर्स। थोड़ा अलग बिहेव करता है, बिकॉज ऐसे कहना घर का सबसे छोटा बच्चा है तो वो उसके सबसे ज़्यादा नखरे होते हैं, तो सबसे अलग ही चलना होता है उससे, राइट। तो जो फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन कंपैरिजन टू द अदर मेंबर्स। एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? पहला रीज़न होता है स्मॉल साइज। तो हम सबको पता है डाउन द ग्रुप जो होता है बच्चा साइज इंक्रीज कर रहा होता है। तो अगर हम इस ग्रुप 15 में बात करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ में, तो नाइट्रोजन का साइज जो है वो सबसे छोटा होगा। तो ये पहला रीज़न है अनॉमलस बिहेवियर शो करने का, ठीक है। ये वजह बन जाती है इसी के कारण वश ये कई वजहों में से एक वजह है जिसकी वजह से नाइट्रोजन अनॉमलस बिहेवियर शो करता है, बिकॉज इसका सबसे छोटा साइज होता है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी या हाई आयनाइजेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप हम सबको पता है जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? नाइट्रोजन की।
तो स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिक्रीज, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करती है। तो नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण उसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, राइट, सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है। सेकंड पीरियड में सिर्फ 2 ही शेल्स होते हैं, वी हैव 2s एंड 2p, ठीक है। s सबशेल और p सबशेल, d सबशेल होता ही नहीं है, ठीक है। वरना अगर आप बिकॉज d सबशेल थर्ड पीरियड से इंट्रोड्यूस होता है, थर्ड शेल से इंट्रोड्यूस होता है, राइट। थर्ड शेल में 3s 3p 3d होता है, थर्ड शेल से d सबशेल इंट्रोड्यूस होता है। तो दैट इज अनदर रीजन, द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, all of these become the 4 main factors due to which nitrogen shows anomalous behavior। जैसे पहला पहला क्या है, पहला है नाइट्रोजन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है N2 के फॉर्म में। नाइट्रोजन जो है एक तो पहली बात तो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक मतलब चलो डायटोमिक से भी ऐसा दिक्कत नहीं, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन एक गैस होती है, ठीक है। अब नाइट्रोजन का मान लो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूँ इन जनरल, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बच्चा क्या होता है, इट इज़ 1s2 1s2 2s2 2p3 1s2। oh my god, is it possible, just a moment everybody, okay one second, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो ये होता है मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो अब देखो यानी नाइट्रोजन की अगर मैं वैलेंस शेल में अगर मैं बात करूँ, विच इज़ द सेकंड शेल इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। बट अगर इसे नियरेस्ट नोबल गैस जो कि है नियॉन, अगर उसका नोबल गैस मतलब उसका कॉन्फिगरेशन अचीव करना है तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने वैलेंस शेल में, इसके पास 5 हो, तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा एक और नाइट्रोजन से। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज 1 नाइट्रोजन, ठीक है। दिस इज और इस नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एज यू कैन क्लियरली सी हियर। तो अब इसे इट इज 3 शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। करेगा बगल वाले एक और नाइट्रोजन के साथ ना एक पैक्ट या बॉन्ड बनाता है, ठीक है। उस नाइट्रोजन पे भी वैलेंस शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस नाइट्रोजन से बोलते हैं काम करते हैं नाइट्रोजन भाई नाइट्रोजन, हम क्या करते हैं, हम आपस में एक दूसरे के 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला नाइट्रोजन जो होता है वो इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। नाउ इट हैज़ अ टोटल ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बस अगर मैं इस वाले नाइट्रोजन की बात करूँ तो अगर इसने इससे 3 शेयर किया तो ये भी इसके 3 शेयर करेगा, वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है। तो अब इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 हो गए रहे। तो तीनों क्या कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं और ये दोनों क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो नाइट्रोजन के केस में N2 के केस में आपको क्या देखने को मिलता है, N2 के केस में यू गेट टू सी द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में भी देखो 3 बॉन्ड पेयर, 1 2 3 बॉन्ड पेयर, और यहाँ देखो एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा, ठीक है। तो नाइट्रोजन के केस में N2 के फॉर्म में जब वो एग्जिस्ट कर रहा होता है तो उसमें 3 तो बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं, और दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। अब एक बात बताओ, बिकॉज ये तीन बॉन्ड से एक साथ जुड़ा हुआ है, सो राइट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रिपल मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये जो बॉन्ड है बहुत एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बिकम्स एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब बिकॉज इतना ज़्यादा 3 बॉन्ड्स हैं यार, ठीक है। तो अगर मान लो आपको नाइट्रोजन को तोड़ना होगा, राइट, अगर इफ़ यू वांट टू सेपरेट द नाइट्रोजन एटम, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, राइट। बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, वो तीन बॉन्ड्स बने हुए हैं यार, तो आपको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक इट, राइट। एंड विच इज़ वाई बहुत ज़्यादा मतलब कितनी ज़्यादा इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होती है 941.4 किलो जूल पर मोल, इट इज़ वेरी वेरी हाई, कितनी 941। और या ऑफकोर्स दिस इज मेंशन इन एनसीईआरटी, तो ऑफकोर्स एग्जैक्ट वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी, now at least after especially the syllabus has been significantly reduced, every single value from the remaining portion becomes 10x important, right। पहले शायद बहुत इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती थी एंड वी वुड स्किप इट बिकॉज हमारे पास केमिकल प्रॉब्लम है, हमारे पास रिएक्शन इतनी सारी हो जाती है। देखिए एनटी को इतना टाइम नहीं होता, वो इतनी माइन्यूट चीज़ें पूछेगा, वो सुपरफिशियली पूछ लेता था कि द रीजन बिहाइंड नाइट्रोजन हाई बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, एंड दैट वी वुड टुडे अंडरस्टैंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बट आज के टाइम में इट हैज़ ऑल द राइट एंड लिबर्टी टू आस्क वैल्यूज़, बिकॉज आप जो सिलेबस है वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो चुका है, सो यू मस्ट रिमेंबर द वैल्यू आई वुड से, ठीक है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होती है नाइट्रोजन की, 941.4 किलो जूल पर मोल। इतने किलो जूल एनर्जी एक मोल के ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में लगती है, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बाकी एलिमेंट्स की, तो नाइट्रोजन के अलावा हमारे पास क्या हो गया, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी,
और हमारे पास बिस्मिथ। तो फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी जो होता है वो सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक आर्सेनिक ऐसे सिंगल बॉन्ड, एंटीमनी एंटीमनी, इनमें सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं। और जो बिस्मिथ होता है, बिस्मिथ क्या होता है, टिपिकल मेटल डाउन द ग्रुप जो है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, तो बिस्मिथ जो है वो एक मेटालिक बॉन्ड बनाता है। बिस्मिथ फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड इन द एलिमेंटल स्टेट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, और यही एनसीईआरटी भी बोलती है। सो लेट्स क्विकली रीड एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी भी तो यही बोलती है। लेट मी जस्ट रीड इट, ओके। तो एनसीईआरटी बोलती है नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है अभी बाकी सभी सदस्यों से इतना अलग क्यों है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, इसका साइज इतना छोटा होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा होती है, एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इसमें डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स बिकॉज सेकंड शेल में बिलोंग करता है, तो सेकंड शेल में 2s और 2p, ठीक है, 2 ही सब शेल्स होते हैं, एंड हेंस यू नो द रीजन। फिर उसके बाद एनसीईआरटी बताती भी है कि नाइट्रोजन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p/p मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। अच्छा, ये तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो जो हमने डिस्कस किया पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल विद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है 1s and 2p, यानी 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। अगर मान लो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो पहला वाला बॉन्ड सिग्मा और जो बाकी जो है वो है पाई बिटवीन द 2 एटम्स, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली इट्स बॉन्ड एंथैल्पी, इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी इट इज 941.4 किलो जूल पर मोल, इट्स वेरी हाई। जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी की अगर हम बात करें तो वो सिंगल बॉन्ड पर डालते हैं, PP, AS, SbHp। वाइल बिस्मिथ जो एक टिपिकल मेटल है वो मेटालिक बॉन्ड ही बनाता है एलिमेंटल स्टेट में। हाउएवर यू नो, ओके, इतना हो गया या। अब हम बाकी का बात करते हैं ना। अब देखो रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, ये डिस्कस हो गया, ये वाला डिस्कस हो गया। अब ये जो बीच के पैराग्राफ तो इनको और डिस्कस करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सी वी आर कवरिंग एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड, इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट, आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर सो लॉन्ग एज अ सिंगल स्ट्रेच। आई रियली होप यू अप्रिशिएट द एफर्ट्स, दैट्स ऑल दैट आई आस्क फॉर, राइट। तो अब ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, हमें पता है कि हम तो नाइट्रोजन बेसिकली ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, बिकॉज नाइट्रोजन ना, ये जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये वीकर होता है इन कंपैरिजन टू फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये वीक होता है फॉस्फोरस के सिंगल बॉन्ड से। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? अब एक बात बताओ, नाइट्रोजन में जब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, पहले बात तो नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 1 2 3 4 5 लेट्स से, ठीक है। यहाँ पे भी लेट्स से 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, तो पहली बात तो इनका जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है, साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट है इन द रिस्पेक्ट, पहुँच गए। तो पहली चीज़ तो क्या है बच्चा, जो इनका साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, आई होप दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। साइज़ छोटा होने के बाद ये जो लोन पेयर है, हम सबको पता है कि जो लोन पेयर रिपल्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे कम जो रिपल्शन होता है वो होता है बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं इसमें, देखो ये जो लोन पेयर्स हैं 1 2 3 4 लोन पेयर्स हैं, ये इतना ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट करेंगे कि ये इस बॉन्ड को चैन से रहने ही नहीं देंगे, बोलेंगे यार मतलब हम रह ही नहीं सकते साथ में। तो यहाँ लोन पेयर रिपल्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो बिकॉज ऑफ द हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना ज़्यादा रिपल्शन होता है ना कि जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है ये एग्जिस्ट कर ही नहीं पाता, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। और बिकॉज नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक होता है, तो जिसमें कैटनेशन टेंडेंसी है ना, दैट इज ऑल्सो वीक, मतलब इसमें कैटनेशन की टेंडेंसी भी नहीं देखी जाती। कैटनेशन टेंडेंसी क्या होता है? कैटनेशन टेंडेंसी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम यू नो टू काइंड ऑफ लिंक विद इट सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी की। कार्बन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। कार्बन अपने से जुड़ता जाता है टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन्स, क्लोज चेन्स, ओपन चेन्स, ठीक है। कार्बन अपने से जुड़ता जाता है, बट नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, वो तो स्टेबल ही नहीं है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतने भयंकर हो रहे हैं, एक तो साइज छोटा है, ठीक है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा रहे हो, तो जो लोन पेयर्स हैं उनकी वजह से क्या कितने इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतने ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं कि बॉन्ड स्टेबल रह ही नहीं पाता है। इसकी जो कैटनेशन टेंडेंसी होती है दैट इज़ वीकर इन नाइट्रोजन, ऐसा कहा जाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक आई एम मेकिंग इट अप, ऐसा कहा जाता है, इट्स क्लियरली सीन एंड सेड कि जो कैटनेशन टेंडेंसी होती है नाइट्रोजन में वो काफ़ी वीक होती है। द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं अनॉमलस बिहेवियर में अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ p/p मल्टीपल बॉन्ड, राइट।